नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिका आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस में बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 22 नवंबर 2022 और आज हम करने वाले हैं 3 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोड टू नेट ज़ीरो स्टेटस के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है। दूसरा हम पढ़ेंगे डिजिटल शक्ति 4.0 के बारे में। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको ये रिच कंटेंट रेगुलर मिलता रहे और आप अपने जीएस फाउंडेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सके। अब आइए बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो COP27 जो अभी चल रहा है इजिप्ट के शर्म एल शेख में, यहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में अनाउंस किया है, जिसके अंदर हमने ये बताया है कि हम किस तरीके से नेट ज़ीरो स्टेटस को अचीव करेंगे। इसके लिए भारत ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बताई है जिसका नाम है LTLEDs, मतलब लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। पिछले 5 दशकों से भारत ये काम कर रहा है कि नेट ज़ीरो को किस तरीके से अचीव किया जाए। और भारत ने पिछली COP26 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कमिटमेंट की थी ग्लासगो में कि हम 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे, मतलब कार्बन का जो एमिशन है भारत के अंदर उसे बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। अब हमने एक पाथवे दिया है, हमने एक तरीका बताया है किस तरीके से हम इसे अचीव करने वाले हैं, और वो है हमारा LTLEDs, मतलब लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट इसलिए भी है क्योंकि 2015 में हुए पेरिस एग्रीमेंट में सभी कंट्रीज़ को ये एक्सप्लेन करना था कि वो किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे और किस तरीके से नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव करने के लिए काम करेंगे। और इसमें पेरिस एग्रीमेंट में ये टारगेट रखा गया था 2050 का, लेकिन हमने ये टारगेट लिया है 2070 का कि 2070 तक हम अपनी इकोनॉमी को ज़ीरो कार्बन एमिशन वाली इकोनॉमी बना देंगे। अब देखिए, भारत के LTLEDs के बारे में जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि ये कैसे है और हम इसे किस तरीके से अचीव करने वाले हैं। सबसे पहले तो भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम आने वाले 10 सालों में अपनी जो न्यूक्लियर पावर आउटपुट है उसे 3 गुना बढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम एक इंटरनेशनल हब भी क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो इसको ट्रिपल करने का कारण है वो यही है कि हम एक इंटरनेशनल हब बना रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का, जिससे हम एथेनॉल की क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं पेट्रोल के अंदर। इंडिया का फोकस ये भी है कि वो एनर्जी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करेगा अपने प्लेटफॉर्म अचीव और ट्रेड स्कीम के थ्रू। जो भारत का नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है इसके थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ा रहे हैं, हम अपने मटेरियल एफिशिएंसी को एनहेंस कर रहे हैं, रिसाइकलिंग मेथड्स को एनहेंस कर रहे हैं और नए तरीके ईजाद कर रहे हैं जिससे हम इस एमिशंस को बेहद ही कम स्तर तक बहुत जल्दी ले आएँ। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है ताकि वुमेन्स को डिजिटल स्किल किया जा सके, उन्हें डिजिटल नॉलेज दी जा सके ताकि वो एक सेफ साइबर स्पेस क्रिएट कर सकें महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, जिससे कि वो डिजिटली स्किल हो सकें। इन्होंने किया है ये विद साइबर स्पेस पीस फाउंडेशन एंड मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। इस बार लॉन्च किया गया है डिजिटल शक्ति 4.0। देखिए, इसकी जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं। डिजिटल शक्ति ने ये एक्सीलरेट किया है कि जो महिलाओं का और लड़कियों का पार्टिसिपेशन है डिजिटल चीज़ों के अंदर उसको बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये इसे खुद के एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकें और अपने आप को सेफ रख सकें जब ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं या उससे संबंधित अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव लेकर आती हैं। इसे लॉन्च किया गया था जून 2018 में। इसका इनिशियल फेज तब स्टार्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट के थ्रू अब तक लगभग 3 लाख महिलाओं को अवेयर किया जा चुका है। साइबर सिक्योरिटी टिप्स के थ्रू उन्हें कुछ टिप्स और ट्रिक्स दी जा चुकी हैं जिससे कि वो ये रिपोर्ट कर सके या फिर एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बना सकें जो कि शिकायतों का निवारण कर सके। डेटा प्राइवेसी से संबंधित उन्हें टिप्स और ट्रिक्स दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी को उनके बेनिफिट्स के लिए यूज़ करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स उन्हें दिए गए हैं। तीसरा फेज़ इसका शुरू किया गया था मार्च 2021 में। इसके तीसरे फेज़ के अंदर एक रिसोर्स सेंटर डेवलप किया गया और उस प्रोजेक्ट का ये मोटिव था ताकि वो ऐसी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवा सके जिससे कि वुमेंस
ऐसे साइबर क्राइम से संबंधित जो केसेस फेस कर रही हैं उनको वो बेहतर तरीके से रिपोर्ट कर सकें और उन्हें इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके जिससे वो आने वाले समय में इनसे बच सकें। इस समय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 में बनाई गई थी। इसका जनरल कंसर्न यही है कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करे पॉलिसी मैटर्स पर जो महिलाओं से संबंधित हैं। साइबर पीस फाउंडेशन जिसके साथ मिलकर इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, ये एक अवार्ड विनिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक थिंक टैंक है साइबर सिक्योरिटी का और पॉलिसी एक्सपर्ट्स का। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इस समय द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम और जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है इन्हें कंपेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित राजनीति इस समय चल रही है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो ये अनाउंस कर रही हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगी। उनका कहना ये है कि ये ओल्डन पेंशन स्कीम जो है ये बैड पॉलिटिक्स है और ये बैड है हमारी इकोनॉमी के लिए भी। अब आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से इस स्कीम को क्रिटिसाइज किया जा रहा है या एक्सपर्ट्स जो हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो क्या है। अप्रैल 1 2004 में एक नेशनल पेंशन स्कीम शुरू की गई जो कि एक वॉलंटरी और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान था जो एडमिनिस्टर किया गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। इसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये डिसाइड करती है कि किस तरीके से जो बेनिफिट्स हैं वो जो गवर्नमेंट सर्विसेज जिन्होंने भी गवर्नमेंट ज्वाइन की हुई है, जो भी इसे यूज़ कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ को डिसकंटिन्यू किया गया था। जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं सभी पेंशन स्कीम्स को यहाँ पर इस दिन ख़त्म कर दिया गया था। इससे संबंधित ये डिसाइड किया गया था इस समय कि इन्हें डिसकंटिन्यू किया जाएगा जिन भी एम्प्लॉयज़ ने इन्हें ज्वाइन किया है। अब इसके अंदर हम ये जान लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, सभी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नील है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जो नई पेंशन स्कीम आई है इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 10% कंट्रीब्यूट करते हैं अपने बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंसेस का। जो पेंशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, पेंशन गारंटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में दी जाती थी लेकिन नई पेंशन स्कीम में नहीं दी जाती है। जो अमाउंट है पेंशन की वो पहले जो लास्ट पे ड्रॉन सैलरी किसी भी पर्सन की होती थी उसमें जो अमाउंट लास्ट रहती थी उसका 50% अमाउंट उन्हें एज अ पेंशन पे होती थी। लेकिन इस बार नई पेंशन पॉलिसी स्कीम के अंदर ऐसा कोई भी लिंक नहीं दिया गया है। डियरेंस रिलीफ जो प्रोवाइड की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो बढ़ता इन्फ्लेशन है उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर दिया जाता था लेकिन नई पेंशन स्कीम के अंदर नहीं दिया जाता है। जो अमाउंट है कम्यूटेशन अलाउड की, जो कम्यूटेशन की अमाउंट अलाउ की जाती थी वो 40% तक रहती थी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, और नई पेंशन स्कीम के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। जो जीपीएफ एलिजिबिलिटी है प्रोविडेंट फंड से संबंधित उसके ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ जो विड्रोवल है वो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो प्रोविडेंट फंड का विड्रोवल है वो टेम्पररी लेवल पर आप 15 साल से पहले कर सकते थे, 15 साल के अंदर, लेकिन फाइनल वो 15 साल के बाद ही होता था। टायर 1 नई पेंशन स्कीम के अंदर ये 2015 से पहले अलाउ नहीं किया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम जो डिसकंटिन्यू कर दी गई थी 2004 में, हालांकि ये एक गारंटी लाइफ टाइम इनकम थी रिटायरमेंट के बाद भी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अभी तक भी उनकी जितनी भी लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसकी आधी सैलरी उन्हें पेंशन के रूप में मिलती है, लेकिन 2004 में इसे ख़त्म कर दिया गया। टिपिकली ये अमाउंट जो है ये इंश्योर्ड रहती थी 50% जो भी रिसेंट सैलरी वो ड्रॉन करते थे। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो इनकोड करती थी गवर्नमेंट पर इसका सारा भार आता था। अब इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये बैड फॉर द इकोनॉमिक्स एंड बैड फॉर द पॉलिटिक्स हमारे लिए क्यों कही गई है, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करते हैं तो ये हमारे गवर्नमेंट पर एक एक्स्ट्रा भार होगा। अब जब ऐसे में ये स्कीम्स ख़त्म हो चुकी हैं तो दोबारा इन स्कीम्स को लागू करना सही नहीं होगा। ये बैड फॉर पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि ये अपीजमेंट की राजनीति है और अपीजमेंट से हम अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों तरह से गलत हो सकता है। अब ऐसे में इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारी नई पेंशन स्कीम है वो कब लॉन्च की गई थी,
जनवरी 2004 में। इसे कब लागू किया गया, इसे कौन सी अथॉरिटी है जो एडमिनिस्टर करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, क्या ये वॉलंटरी स्कीम है या फिर ये नॉन वॉलंटरी है, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब इसी के साथ साथ आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए कि जितनी भी ये स्कीम्स हैं या जैसे COP26 COP27 जो हुई हैं ये कहाँ हो रही हैं, इनके अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे इकोनॉमी से संबंधित, हमारे प्राइम मिनिस्टर से संबंधित या कार्बन एमिशन से संबंधित हो रही है, उन पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, हमारे प्री के पेपर में। तो ये सभी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए और ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए एक अच्छा स्कोर पाने के लिए। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कोई डाउट्स हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई वीडियो प्रोवाइड की जाए आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते इस रिच कंटेंट को ग्रैस्प कर सकें और अपने करंट अफेयर सेक्शन को, अपने जीएस की पढ़ाई को और फंडामेंटली मजबूत कर सकें। धन्यवाद।